लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इन सीटों पर मतदान 18 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन 97 सीटों पर मतदान होना है उनमें तमिलनाडु की सभी 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। वहीं ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होनी है और 28 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और ओडिशा की 28 सीटों के लिए भी नामांकन का काम कल पूरा हो गया। इस बीच सभी प्रमुख पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने कल अपनी अपनी सीटों से नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह ने नामांकन भरा। वहीं हेमा मालिनी ने मथुरा से नामांकन दाखिल किया। बहुत सारे पानी की हमेशा समस्या है। पानी का समस्या तो होल वर्ल्ड में है, लेकिन यहाँ पे खारा पानी इतना है तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत सारे ट्यूबवेल ये वो सब लगा के दिया हुआ है। लाइट्स ऑफ कोर्स इज देयर। शौचालय बहुत सारे बनाए हैं। सबको समझाया कि हाउ दे शुड हैव देयर ओन टॉयलेट इन देयर हाउस, ऑल दिस थिंग्स. Apart from that, so many beautifying this place, because when you come to Krishna's Nagar, you should see Krishna everywhere. लोकसभा चुनाव के लिए कई दिग्गज उम्मीदवारों ने कल पर्चा भरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने तुमकुर से नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने शिवगंगा सीट से पर्चा दाखिल किया। तूतीकोरिन सीट से डीएमके नेता और करुणानिधि की बेटी कनिमोझी ने पर्चा भरा। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने नांदेड़ से नामांकन दाखिल किया है। प्रकाश अंबेडकर ने सोलापुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। और नामांकन के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव अभियान में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी नेता देश भर में आज विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा राज किया, लेकिन हर घर बिजली नहीं पहुंची। पिछले 4.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। राजनाथ सिंह ने सभा में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने 7 करोड़ गैस कनेक्शन देने का काम किया है। हम जो कहेंगे वही करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए जनता के सामने शीश झुकाकर हम क्षमा याचना कर लेंगे। लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होने पाएगा। इस संकल्प के साथ भारत की राजनीति में यह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता हूं। अभी आज के 4.5 वर्ष पहले इसी दिल्ली की एक सरकार बनी है। इस दिल्ली की सरकार के नेताओं को सरकार बनने के पहले बड़े बड़े वादे करते हुए आपने सुना होगा। क्या वादे कर डाले? जैसे लगा कि 5 वर्षों के अंदर दिल्ली को विश्व की सबसे यह खूबसूरत शहर बना देंगे। लेकिन 4.5 वर्षों में यहां की आप सरकार ने जो कुछ भी किया है, मेरे बहनों भाइयों, किसी से इसकी सच्चाई छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुरादाबाद में, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गाजियाबाद में सभाएं करेंगी।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रैली को संबोधित किया। उन्होंने यहां केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। राहुल गांधी इसके बाद बूंदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जयपुर के रामलीला मैदान में उनका पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों से चुने हुए बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी का राजस्थान में यह पहला दौरा है। राज्य में कुल 25 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होंगे। 29 अप्रैल को 13 सीटों और 6 मई को राज्य की 12 सीटों पर चुनाव होगा। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने आज औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले जया प्रदा लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जया प्रदा को रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कल पैरालंपियन दीपा मलिक और हथीन से इनेलो विधायक रहे केहर सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन और बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दोनों को पार्टी में शामिल कराया। बार बार यही कह रही हूँ कि जो विचारधारा मैंने मोदी सरकार की देखी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण में काम किया, उनका जो विचार है महिलाओं के प्रति वो दिख रहा है। इतनी जो मेन पोर्टफोलियोज हैं आप देख रहे हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, मेनका जी हैं, बड़ी लीडिंग पोजीशन में उन्होंने महिलाओं को आगे रखा है। दिव्यांगों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया है, सुगम्य भारत है, और खेलों की नीतियों में हमें इतना जोर शोर से योगदान दिया है। शायद नीतियां इतनी खूबसूरत बनी हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ये सही विचारधारा है हमारे देश के नेतृत्व के लिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अमरोहा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके लिए उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। कांग्रेस ने अमरोहा से अब सचिन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निषाद पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। सभी पार्टियां चुनाव में एक दूसरे के उम्मीदवारों का सहयोग करेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में भी हमने ऐसा गठबंधन किया था। इस बीच बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। सूची में पार्टी ने असम, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस सीट से राजवीर सिंह बाल्मीकि को टिकट दिया गया है। वहीं असम के नौगांग से रूपक शर्मा, कर्नाटक की बेंगलोर रूरल सीट से अश्वथ नारायण और बेंगलोर दक्षिण से तेजस्वी सूर्या आईएलएस को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बीजेपी अब तक 310 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 2, गोवा की 2 और दमन और दीव की 1 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत और दुर्ग सीट से प्रतिमा चंद्राकर को उतारा गया है। वहीं गोवा नॉर्थ से गिरीश चोंडांकर और गोवा साउथ से फ्रांसिस्को सरदिन्हा को टिकट मिला है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की एकमात्र सीट के लिए केतन पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने सोमवार को ही 26 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की थी। संजय निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही निरुपम को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया है। मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस की ओर से जारी 26 उम्मीदवारों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल की 25 और महाराष्ट्र में 1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ पीतांबर आचार्य को हिंजली विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और पाम कृष्ण पांडा की जगह शंभुनाथ पनिग्रही को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हिंजली के अलावा बीजेपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने बीजेपुर से सनत गड़कतिया को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ उतारा है। एनसीपी ने कल लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 24 पेज के इस घोषणा पत्र को आओ मिलके देश बनाए का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में एनसीपी ने लिखा है कि सरकार बनने की स्थिति में 3 तलाक बिल को समाप्त किया जाएगा और पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। हमारी पार्टी का मुख्य संदेश इस घोषणा पत्र में है, वो संविधान को बचाने का है, क्योंकि
सबसे गहरा हमला 5 वर्षों में संविधान और उसके द्वारा बनाई गई तमाम संस्थाओं पर है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सभी पर एक तरह का हमला ये सरकार कर रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए धन, बल और नशे का खेल शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 540 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल चुनाव में गड़बड़ी फैलाने और मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाने वाला था। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 मार्च तक 143 करोड़ 47 लाख रुपए की कुल नकदी जब्त की गई है। वहीं 89 करोड़ 64 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। चुनाव आयोग ने 131 करोड़ 75 लाख रुपए की नशीली दवाएं और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। 162 करोड़ 93 लाख रुपए की कीमती धातुएं और लोगों के बीच फ्री में बांटने वाली 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात करके आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कथित धांधलियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होने हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव ने आरोप लगाया कि टीडीपी चुनाव में अनुचित लाभ उठाने के लिए धनबल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से टीडीपी के खर्च किए जा रहे धन पर कड़ी निगरानी रखने और राज्य के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। हमने आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में वहां के चुनावों को लेकर हमने कमीशन के सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में कमीशन को अवगत कराया। खासकर आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार वहां की रूलिंग तेलुगुदेशम पार्टी मनी पावर के तहत चुनावों को प्रभावित करने की, चुनाव जीतने की जो कोशिश कर रही है उसको रोकने के लिए हमने आग्रह किया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भय का वातावरण होने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और स्वपन दास गुप्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानबूझकर हर स्तर पर संवैधानिक संकट खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने कोलकाता पुलिस के कस्टम के काम में दखल देने को लेकर भी सवाल उठाए। बैंकॉक से वो सूटकेस लेकर उनके परिजन आ रहे थे, तब उसको जांच के लिए जब कस्टम की ने कहा तब वहां पुलिस पहुंच गई, उसको रोकने का काम किया। कस्टम अधिकारियों को कलकत्ता पुलिस ने कस्टम के क्षेत्र में इंटर करके उनको धमकाने का काम किया और बाद में उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। ये जो पुलिस फोर्स है, लोकल पुलिस फोर्स, this cannot be trusted upon to be a neutral police force during the time of the election. ये एकदम पूरा पार्टिजन है, ये पूरा 3MTMC को काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कल पार्टी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक में पार्टी की घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देगी। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम है तो हम आपकी आमदनी को 12,000 तक पहुंचा देंगे। कोई काम बंद नहीं करेगा। जब वो व्यक्ति कंफर्टेबली निकल जाएगा 12,000 से, फिर वो स्कीम उसको सो इट विल स्टॉप ऑन इट्स ओन। बट हमारी फिलॉसफी है कि अगर आप हिंदुस्तान में आज एक मिनिमम इनकम से कम आपकी आमदनी है तो फिर आप गरीबी से निकल ही नहीं सकते हो। तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस देश में सबसे गरीब लोग कौन हैं और एक बार हम उनको गरीबी से निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से मनरेगा फर्स्ट फेज था ऑपरेशन का। मनरेगा में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के न्यूनतम आय गारंटी योजना के फॉर्मूले को लेकर कहा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो साधन मत दो। उसका इतिहास योजनाओं के नाम पर छल कपट का रहा है। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने बीते 7 दशक से देश को धोखा दिया है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल कपट धोखा ब्लफ होता था। लोन वेवर, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे। हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस के फॉर्मूले को देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार इससे ज्यादा आर्थिक मदद पहले ही गरीबों को दे चुकी है। तो अगर हम ये सारा का सारा, इसमें से काफी कुछ लगभग 60-70% हम डीबीटी से दे रहे हैं, बाकी भी डीबीटी से शुरू कर दें, जो होना चाहिए मैं मानता हूं। तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़, जो आज दिया जा रहा है। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाले गुट के प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह को लेकर दावे को स्वीकार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो लोकसभा चुनाव और तमिलनाडु पुडुचेरी विधानसभा की सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए दिनाकरन गुट के प्रत्याशियों को एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर विचार करें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि उसके आदेश का मतलब दिनाकरन के नेतृत्व वाले गुट को राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता देना नहीं है और इस गुट के प्रत्याशियों को निर्दलीय माना जाएगा।